नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। हमारी महा कवरेज जारी है। अगले 1 घंटे में बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर पर, यानी इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को क्या तोहफे मिले ये हम जानेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर। महंगे कर्ज से परेशान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वाकई आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। बजट में रियल एस्टेट के लिए कई रियायतों का ऐलान हुआ है। सबसे बड़ी राहत ये है कि रीट्स को टैक्स में छूट दी गई है। इससे कंपनियां आसानी से प्रोजेक्ट को रीट में लिस्ट कर पैसे जुटा सकेंगी। बजट में प्रावधान किया गया है कि रीट पर टैक्स न लगाकर यूनिट होल्डर पर लगाया जाए। बजट में लो कॉस्ट हाउसिंग को काफी अहमियत मिली है। जैसे प्रोजेक्ट लागत का 30% हिस्सा सस्ते मकान बनाने पर खर्च करने वाली विदेशी कंपनियों को बिल्टअप एरिया और पूंजी की शर्तों में ढील मिलेगी, जबकि इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को सस्ता कर्ज बांटने के लिए एनएचबी को 4000 करोड़ रुपए दिया गया है। रूरल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए एनएचबी को 8000 करोड़ रुपए अलग से मिले हैं। ये अच्छी प्रोविजंस आई है रीट्स की, एफडीआई की, हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में। लेकिन सबसे बड़ा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर तो हो सकता है जो जीडीपी ग्रोथ रिवाइव हो। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों पर बढ़ते बोझ को कम करने और छोटे शहरों में बेहतर सुख सुविधाएं देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में इसके लिए 7060 करोड़ रुपए की रकम तय की गई है। कंपनियों के सीएसआर का पैसा स्लम रीडेवलपमेंट पर खर्च करने की छूट भी सेक्टर के लिए मददगार रहेगी। होम लोन ब्याज में से कुल 2 लाख रुपए तक की रकम टैक्स छूट में शामिल करना नए खरीदारों के लिए बड़ा इंसेंटिव होगा। इंटरेस्ट रेट के ऊपर 50,000 बढ़ा दिया, 1.5 लाख to 2 लाख। दिस विल डेफिनेटली हेल्प ह्यूज अमाउंट ऑफ और ह्यूज नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को रियायतें देने का मकसद 2022 तक सबके लिए घर मुहैया कराना है। साथ ही इससे स्टील और सीमेंट जैसे सेक्टर में भी मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को सुस्ती से बाहर लाने में मदद मिलेगी। रियल एस्टेट कंपनीज को एफडीआई की शर्तों में छूट मिलने की उम्मीद से और होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन होने से इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला। आरती कतीरा, वी मीडिया, मुंबई। और रियल एस्टेट क्षेत्र को जिस तरह से बजट से काफी उम्मीदें थी, और अरुण जेटली साहब ने अपने मेडन बजट में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए जो कुछ किया वो आपने रिपोर्ट में देखा। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन रहेजा साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रहेजा डेवलपर्स के। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ अनिल शर्मा साहब हैं, सीएमडी अम्रपाली के। आपका भी स्वागत है। और व्यूअर्स भी हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, पर पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, अनिल साहब ये बता सकें, रियल एस्टेट क्षेत्र को पुश करने के लिए, स्पर करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं, बजट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं, इसको ऑन द होल आप वेलकम करते हैं? ये बजट रियल एस्टेट के लिए जो कदम उठाए गए हैं, आपको लगता है इस बैकड्रॉप में जब इतने प्रेशर्स थे पॉजिटिव है? आप क्या इसको किस तरह से देखेंगे, ओपनिंग में कैसे समझाते हैं? देखिए, बजट जो इस वर्ष का आया है बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही कंपोजिट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक जो हम 20 साल से बजट देखते आ रहे हैं, प्रत्येक बजट में काज छोड़ के प्रत्येक बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को कहीं ना कहीं बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ये बातें कम से कम वित्त मंत्री जी को समझ में ज़रूर आई है, सरकार भी समझ रही है पहले से भी, कि सिर्फ रियल एस्टेट डेवलपर और कंज्यूमर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे 250-300 ऐसी एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं, छोटे मोटे एसएमईज़ हैं, बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट की डे टू डे एक्टिविटी पे उनका भी डे टू डे आर्थिक सपोर्ट या और भी सपोर्ट्स जुड़ा हुआ है। जैसे टाइल्स ले लें, सीमेंट ले लें, वुड ले लें, प्लास्टिक ले लें, इलेक्ट्रिकल सामान, मतलब ब्ला ब्ला। ये बड़ा क्षेत्र है, बड़े संख्या में लोगों को रोजगार भी देता है। हाँ, लेकिन इसमें कंफर्ट लेवल काफी कम रहा था पिछले दिनों जिस तरह से। जी बिल्कुल, मल्टी सेक्टोरल, क्योंकि ये सभी जितने भी हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जितनी भी कंपनी जैसे मिस की बात कर रहे हैं, उसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो रियल एस्टेट है वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है अनस्किल्ड लेबरर्स का। तो अगर एक काम करने से कई समस्याओं का समाधान होता है। राइट। रहेजा साहब, आप बता सकें, ये बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, इसमें आप के हिसाब से कौन सी सबसे खास इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रही है? चाहे एफडीआई की बात हो, रेट्स की बात हो, इनफैक्ट ये जो कदम उठाए गए हैं ये क्षेत्र को आगे पुश करने में कितना मददगार साबित होगा? इसके तमाम पहलू हम उनकी बारीकियों में जाएंगे, लेकिन आप शुरुआत में कैसे देखते हैं ये जो अनाउंसमेंट्स हैं? सबसे बड़ा मैं इसमें बोलूँगा, कंज्यूमर को एम्पावर किया गया है। जो इनकम टैक्स के ऊपर जो डिडक्शंस की लिमिट बढ़ाई है,
उसके कारण से अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट 10% का आपका जो घर है 10% का बैक कंपनसेट कर देता है आपको प्राइस को। सर अगर हम देखें जिस तरह से जो इंटरेस्ट पोर्शन सेक्शन 24B में जो 1.5 लाख तक था उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है, बट ये एप्लीकेबल है उन इंडिविजुअल्स पर जिन्होंने होम लोन लिया है और उनका सेल्फ ऑक्यूपाइड कैटेगरी में फॉल करते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप दे रहे हैं तो आप इसको पोजीशन के बाद ही क्लेम कर सकते हैं। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये किस तरह से चेंज ला सकते हैं? इसके पीछे मेन पर्पस जो है गवर्नमेंट का वो 2022 तक सबको घर देना है, स्पेकुलेटर्स के लिए नहीं है। ये बात समझने की है। इसके पीछे विजन है कि भाई हर एक आदमी को 2022 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस पे हर एक को घर मिल जाए। तो अगर इस बेनिफिट को स्पेकुलेशन पर्पस के लिए नहीं दे रहे हैं, राइट। सो उस एंगल से अगर आप देखें तो मैं तो ये कहूँगा, हमारे इतने सारे दर्शक बैठे हैं कि भाई हर कोई आदमी घर अपने लिए खरीदना चाहता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बहुत कम इंडिया में ऐसे लोग हैं जो 70-90% ऐसे लोग हैं जो अपना घर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, और 5% से 10% ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स हैं। राइट, हम आपका तो ये उनके लिए है ये स्कीम। राइट, हम कुछ जिस तरह से व्यूअर्स मौजूद हैं इनके प्रश्नों को भी शामिल करते हैं क्योंकि इसमें कई और अनाउंसमेंट्स हैं, उसके क्या मायने इंडस्ट्री के लिए, क्या मायने हैं इनफैक्ट जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए, या क्या कुछ आगे होने वाला है, उन पर हम लौटेंगे। और आइए जो प्रश्नों का सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जो प्रश्न है आप उसको फिर आगे बढ़ें। मेरा नाम इंद्रेश गुप्ता है, मैं नाडा एक्सटेंशन बाय एसोसिएशन का को फाउंडर हूँ निफोवा का। मेरा जो क्वेश्चन है वो अनिल शर्मा जी से है। ये इस बार जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो चल रहा है उसके अंदर 4000 करोड़ पे रखा गया है, और जहाँ तक हमें नॉलेज है 2 करोड़ से 3 करोड़ जो घर है वो कम है। क्या ये पैसे हैं जो 4000 करोड़ पे ये सफिशेंट है? और एक और मेरा क्वेश्चन है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 2-3 साल के अंदर में कि रोज़ एक नई न्यूज़ आती है कि ये लैंड एक्विजिशन कैंसिल हो गया, ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर डिमोलिशन के लिए आ गया, या ये कभी एनजीटी के ऊपर आ गया। तो ये जो बायर्स का जो इसमें विश्वास खत्म हो रहा है, आप कैसे इसको विश्वास को दोबारा से बना पाएंगे? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये इनफैक्ट कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं। डिमांड तभी बनेगी जब बायर्स के अंदर में विश्वास दोबारा से आप ला पाएंगे। बिल्कुल, मैं इंद्रेश जी के बात से एक बात ये सहमत हूँ जरूर। कहीं ना कहीं जो माहौल था, जो एटमॉस्फेयर था कुछ पहले, बजट से पहले, बजट ने इनकी जो शंकाएं थी उसमें कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथन किया है। क्योंकि बजट जो है पॉलिसी रिवील नहीं करता है। बजट में पॉलिसी का जो एक रास्ता है, एक रिपोजिशन है, एक थॉट है, वो आता है। कैसे हम एक्सपेंडिचर और इनकम को बैलेंस करते हैं, कैसे हम आम लोगों को रिलीफ देते हैं। सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि जो जैसा आपने कहा कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो 4000 करोड़ सबवेंट कर रही है, दे रही है अर्बन हाउसिंग के लिए, क्या वो सफिशिएंट है? सवाल है कि ये बजट 7 महीने के लिए है जी। फिर मार्च में दूसरा बजट आएगा। जिस हिसाब से अफोर्डेबल होम्स का डिमांड है अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरिया में भी, तो अर्बन एरिया में सबसे बड़ी समस्या हमारा क्या है कि जो हम EMI देते हैं वो हमारे एक्सचेकर पे इतना लोड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा है, तो उसको लोअर करने के लिए टैक्स इंसेंटिव दे दिए गए। जो बहुत गरीब हैं, जिनका बिल्कुल अफोर्डेबल लिमिट या उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है या इनेबिलिटी है वो कम है, तो उनको सबवेंट करने के लिए वो 4000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। दूसरा जो आपने कहा कि बाकी सारी आशंकाएं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब हम लोगों के पास उसके फलाफल आने लगे कि साहब पहले एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के लिए या कई और चीज़ों के लिए जो परमिशंस हमें पिलर टू पोस्ट जाने की बात होती थी, उसमें एक रिफॉर्म आना दिखने लगा। तो बजट ने एक स्टेबिलिटी दी है, लोगों में कॉन्फिडेंस दिया है और एक रास्ता तैयार किया है कि किस तरीके से जो हमारे मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी बजट है। रहीजा साहब, यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। थोड़ी देर पहले आप टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, जो भी एग्जाम्पशंस में बढ़ोतरी हुई है 50,000 की, अब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज़ में अगर देखें, एक एवरेज भी अगर हम रेट निकालें, 50 लाख का घर आप ले रहे हैं, 10% उस पर आप ब्याज दे रहे हैं, 5 लाख तो आप ब्याज में ही दे रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि मेट्रो सिटीज़ के लिए आने वाले समय में, इस बार का बजट तुम्हारे सामने है, लेकिन आगे भी सरकार को अपना फोकस रखना पड़ेगा ताकि हाउसिंग सेक्टर को लगातार पुश मिल सके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अनिल साहब ने भी थोड़ी देर पहले बोला, काफ़ी समय से पिछले
पिछले जो बजट्स अब तक हमने देखे हैं और 10 साल यूपीए के जो हमने देखे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहा था। चाहे ग्रोथ की हम बात करें ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो, बट ओवरऑल क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बैकबोन है। आगे और सरकार किस तरह से कदम उठा सकती है, और मेट्रो सिटीज में क्योंकि कॉस्ट कुछ अलग लेवल पर है और अगर आप छोटे शहरों की बात करें वहां पर कॉस्ट कुछ डिफरेंट है, ऐसे में इस डिस्पैरिटी को कैसे कम किया जा सकता है? नहीं, इसमें मेरे ख्याल से इसको प्रॉपर्ली आप रीड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इसकी एनालिसिस देखें, आज इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया हुआ है, ये 10% सेविंग करता है। अगर 50 लाख का मकान है तो आपको 5 लाख का सेविंग करता है, लेकिन अगर 20 लाख का आपका लोन है तो उसमें ये 2 लाख की सेविंग करता है। तो ये प्रो रेटा पे करता है जी। तो इसमें जो पहले डिस्पैरिटी आती थी कि जी आपको जो इन्होंने हाउसिंग के ऊपर लिमिट रखी हुई थी कि 25 लाख तक के घर में लेंगे तो आपको सबवेंशन होगा इंटरेस्ट का तो इतना होगा, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 25 लाख का घर ही नहीं मिलता था जी। तो इसलिए वो मीनिंगलेस था। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये जो मेथड है इसके अंदर ये मीनिंगफुल है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितना बड़ा आप टिकट साइज करेंगे उतना ही बड़ा आपको इंटरेस्ट बेनिफिट बन रहा है। जी। कुछ दर्शक भी उनसे बात करेंगे, रुक करेंगे, आप में से कोई अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर। मेरा नाम मुकेश चौहान है, मैं प्रॉपर्टी गुरु से। जी। जैसे ब्याज दर में छूट दी गई है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कर दी गई है, तो इसमें जैसे हम लोग बजट होम कहते हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट होगा क्या, कितना होगा हम लोगों को? आप खुद रियल एस्टेट क्षेत्र से ही हैं? हाँ जी। आप कुछ बता सकें किस तरह के आपने प्रेशर्स अभी महसूस किए, किस तरह के लोगों की डिमांड होती थी? आप हम इनसे व्यू लें, पहले आप खुद बता सकें, आप क्योंकि इंटरैक्ट करते हैं, क्या फीडबैक मिलता है, क्या कहते हैं लोग? लोग ये कहते हैं कि जैसे नोएडा में, जैसे गुड़गांव में चाहते हैं कि हाई बजट के होम है, नोएडा में चाहते हैं कि लो बजट में बजट होम में उनका घर आ जाए, और 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपये में नोएडा एक्सटेंशन में घर मिल जाए, तो सपना पूरा होगा या नहीं होगा इस तरह। मुकेश जी, जो आपका नोएडा या ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद या भिवाड़ी, एनसीआर अग्रणी रहा है अफोर्डेबल होम्स के लिए पूरे हिंदुस्तान में, और यहीं से वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और हम लोगों ने आज से 4 साल पहले इसका एक नारा दिया था अफोर्डेबल होम्स, और आज पूरे हिंदुस्तान में सभी शहरों में, यहाँ एनसीआर से शुरू हुआ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी और तमाम गाजियाबाद से शुरू हुआ, और पूरे हिंदुस्तान में डेफिनेटली जो टैक्स में छूट दी गई। हमारा क्या है, जो हम ईएमआई देते हैं, अगर 10,000 हमारा ईएमआई जाता है या 15,000 ईएमआई जाता है, और टैक्स के चलते हमारा ईएमआई में छूट हमें मिल जाता है 2,000 की छूट, तो हमारा परचेजिंग पावर बढ़ता है। तो अगर हम पहले 25 लाख तक घर ले सकते थे, तो अब हो सकता है हम 27-28 लाख तक भी ले सकते हैं, क्योंकि 2-3 पीपीएफ में भी छूट है, आप वो देखे होंगे। तीसरी बात, जो बैकग्राउंड है पूरे बजट का, वो लिबरलाइजेशन पर है। लिबरलाइजेशन पे है कि लिबरल कैसे किया जाए। ग्लोबलाइजेशन तो है, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि एफडीआईज वगैरह वगैरह सब आ रहा है। जब भी ये गवर्नमेंट है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन उसी का ये एक्सटेंशन है। और आज का जो समय का था यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सोशियो इकोनॉमिक समस्या पर आधारित है ये बजट। ये बजट के कई मायने हैं, जैसे हाउसिंग की बात हो रही है 2022 तक सबके लिए, या इनफैक्ट एफडीआई कैसे क्षेत्र में बदलाव लाएगा, इसको हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि वो क्या कुछ इससे बदलाव होगा, और इनफैक्ट एंड यूजर उसमें क्या एक्सपेक्ट करें, जो डिलीवरी वगैरह में जो तमाम और इशूज रहे थे कैसे उसको भी एड्रेस कर सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम फिलहाल रुक रहे हैं। रियल एस्टेट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसका हम जायजा ले रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हम जल्दी लौट कर आते हैं। रियल एस्टेट पर चर्चा जारी है। हमारे साथ रवीन रहेजा और साथ अनिल शर्मा साहब दोनों मौजूद हैं। अनिल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एफडीआई पर बातचीत हो रही थी। एफडीआई के फ्रंट पर देखा जाए, सरकार ने जिस तरह से अब कदम उठाए हैं, कुछ और सेक्टर्स में भी और साथ ही रियल एस्टेट के अंदर छोटे प्रोजेक्ट्स में भी अब एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा, ओवरऑल सेक्टर पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, और एक आम ग्राहक के लिए किस तरह से आप उनको समझाएंगे कि क्या फायदा उन तक पहुंचेगा? देखिए, रियल एस्टेट में एफडीआई पहले डायरेक्ट रूट में था और आज भी है। कई ऐसे सेक्टर्स में भी एफडीआई आया है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के लिए बताऊंगा। पहले क्या था, 50,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप एरिया और $10 मिलियन US डॉलर के बराबर मिनिमम कैप था।
उससे क्या होता था कि सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में एफडीआई जाते थे। एफडीआई की ज़रूरत क्या है सो मैं बताऊं। एफडीआई की ज़रूरत इसलिए है कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो हमारा डोमेस्टिक फंड है, जो हमारा नेशनलाइज्ड बैंक है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके एक्सपोजर लिमिट बहुत कम है। और रियल एस्टेट में जब फंडिंग होती है तो लैंड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप प्रोजेक्ट लोन के लिए पैसे लेते हैं तो आपको 30 से 35% मिलता है। अगर मार्केट बढ़िया नहीं है तो डेवलपर को क्या परेशानी आती है कि 30-35% एक्सपेंडिचर पे वो 70% हाउसिंग बना करके वो डिलीवरी में उससे डिले होने लगता है। तो एफडीआई का कंसेप्ट है कि वो जो मिसमैच है। रहीजा साहब, इसमें आप बता सकें, इनफैक्ट जैसे अनिल जी बता रहे हैं, ये एफडीआई के आने से इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट्स में जो आपको अगर चीपर रेट पर भी क्या इसको आप अवेल कर पाएंगे जो फंड्स होंगे, और क्या इनफैक्ट फाइनली जो एंड यूजर्स हैं जो डिलीवरी को लेकर भी इश्यूज होते हैं, क्या उसको भी कुछ एड्रेस कर पाएगा? मतलब क्या पूरा प्रोसेस जो है इसको फाइन ट्यून में समझने की थोड़ी सी जरूरत है। जी, पहले 50,000 स्क्वायर मीटर का था, अब छोटे प्रोजेक्ट्स में भी आप लिमिटेड प्राइवेट इक्विटी फंड्स थे जो कि उसको अफोर्ड करते थे और आपको पार्टिसिपेट करते थे आपके साथ फंडिंग के अंदर, और लिमिटेड ही डेवलपर थे क्योंकि 50,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट जो हैं छोटे शहरों में है ही नहीं, और जिनके पास है वो बड़े डेवलपर्स के पास है। और क्योंकि ये आपस में एक बहुत लिमिटेड सा स्फीयर था, उसके अंदर ये जो एक्चुअल प्राइवेट इक्विटी है वो मीनिंगफुली अगर देखा जाए तो प्राइवेट इक्विटी नहीं थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेट। वो आपस में टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो जाती है। प्राइवेट इक्विटी एफडीआई जिस नॉर्म में आती है वो ये होती है कि आप पैसा लगाएंगे और हम पार्टनर की तरह काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा शेयर करेंगे। वो कंडीशन जो मिसमैच के कारण से वो कंडीशन लगा देते थे कि भाई मेरे को आपको 20% देना ही होगा, आप कमाओ या ना कमाओ। अब इस एफडीआई के आने से ये क्षेत्र में बेनिफिट होगा, और इनफैक्ट फिर साथ में अगर हम देखें छोटे प्रोजेक्ट्स में भी, और इनफैक्ट इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स क्या एक्सपेक्ट करें, उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा? यूजर के लिए बताता हूँ, ये गेम चेंजर है देश के लिए। इसको फाइन ट्यून में, मैंने कहा फाइन ट्यून में समझने की जरूरत है। इसमें लो कॉस्ट हाउसिंग में अगर आपका 30% जो है ईडब्ल्यूएस कंपोनेंट आ रहा है तो आम आदमी के लिए, जो छोटे जो लोग जो डिप्राइव्ड हैं, तो आपको उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है और कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए ये पैसा जो है हमारे एनआरआई जो है वो भी दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप किसी भी परसेंटेज में, कोई भी कितने भी % शेयर में पार्टिसिपेट कर सकता है लो कॉस्ट हाउसिंग में। ये कंप्लीशन को एक्सेलरेट कर सकता है, ये और स्केलेशन को कम कर सकता है। ये जो है ये फंडिंग अब आज की डेट में क्या है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पैसा बाहर के लोग, तो जिनके पास छोटा टिकट साइज है इन्वेस्टमेंट का, तो उनको जो रिटर्न मिल रहा है वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट का मिल रहा है। या चलिए रहीजा साहब यहाँ पर रुक करेंगे, बहुत सारे दर्शक हैं जिन्हें आपसे सवाल पूछने हैं, उनका आप रुक करेंगे। रियल एस्टेट पर हमारी खास कवरेज जारी है, आप में से कोई अपने सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। सर आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जो एफडीआई में बता रहे हैं 50,000 स्क्वायर मीटर में मंजूरी मिलती थी, अब इसे घटा के 20,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। तो हम बायर्स ये जानना चाहते हैं कि इससे हमें सस्ता घर मिलेगी या नहीं मिलेगी? स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए इसे 20,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। नॉट ओनली स्मार्ट सिटी, किसी भी सिटी डेवलपमेंट के लिए, छोटे इसके लिए, इससे क्या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, और जितने भी जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है तो किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो लो होता है। इसलिए अगर हमें इंस्टीट्यूशन से लो कॉस्ट पे फंडिंग मिलेगी तो डेफिनेटली जो पास ऑन हम लोग करते हैं अपने इसको प्राइसेस को, वो आपके लिए कम होगा। वो तो एकदम क्लियर कट है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको जो डाउन साइज किया है, इसका मुख्य कारण यही है कि इसका लाभ गरीब, मतलब लोअर स्ट्राटा तक पहुंचे, मिडिल क्लास तक पहुंचे। अच्छा रहीजा साहब, इसमें आप प्लीज आप बताइए। सर ये जो बायर्स और यहाँ बैठे बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये स्मार्ट सिटी है क्या सर? हाँ नहीं, इनका ये एग्जैक्टली, क्योंकि स्मार्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि आज के डेट में जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं या बड़े सिटीज़ हैं, उन पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का थ्रस्ट और प्रेशर है कि वो सिटी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो स्मार्ट सिटी जो है, सिटी आउट ऑफ सिटी, जो हम लोगों ने क्रीडाई में इस बात की बड़ी लंबी चर्चा की थी, उससे निकल कर गया था। अभी जो कंसेप्ट है मॉडर्न इंडिया में कि हमें सिटी आउट ऑफ सिटी बनाना पड़ेगा, और स्मार्ट सिटी की शुरुआत वहीं से होती है। उसमें सारी जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, मॉडर्न एम्यूनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें से वो जुड़ी हुई होगी। जितने भी बड़े शहर हैं हिंदुस्तान के, या तो उनके नज़दीक होगा, या जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे फ्रेट कॉरिडोर पे हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे पे हो, चाहे मेट्रो कनेक्टिविटी पे हो, चाहे बुलेट ट्रेन रूट पे हो, लेकिन ये स्मार्ट सिटी जो होंगे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक सिटी हो। रहीजा साहब, इसमें हम आप इसको भी ऐड कर सकेंगे, और साथ में जो रेट्स की अनाउंसमेंट हुई है, इसको आप कैसे देखेंगे? ये क्षेत्र बड़ा है, लेकिन ये बड़ा अनऑर्गेनाइज भी रहता है। इसमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री को भी कई बार बैकफुट पर होना पड़ा है।
ये इसको आप किस रूप में देखेंगे इस बैकड्रॉप में, और ये इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, इसकी कंप्लीट जो गाइडलाइंस है सेबी के थ्रू अभी जारी होंगी, और मेरे ख्याल से इसके अंदर ये एक तरीके का आप समझे कि सेबी के अंदर एक रियल एस्टेट के लिए एक सेपरेट विंडो है। तो इसमें जो फंडिंग है, आप घर को ऑन किए बिना, मतलब अगर आप एक 50 लाख का घर नहीं ले सकते, 25 लाख का घर नहीं ले सकते, लेकिन आप उसकी अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप उसके अंदर एक लिमिटेड पैसा लगा के उसको उतने शेयर ले लेते हैं। इसमें किस प्रकार की लिमिटेशन रहने वाली हैं? आप रेट्स में स्पेसिफिक मेरे ख्याल से इसके साथ साथ जैसे ही डेफिनेटली एक रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसको भी फाइन ट्यून में लेके आएंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में क्वालिफाई करेंगे। जनरली ये वो वाले एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं, कि आप अगर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये या तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, या मॉल्स हैं, या मल्टीप्लेक्सेस हैं, या होटल्स हैं, या सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जो इनकम जनरेट, या रेंटल हाउसिंग है। तो जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स है तो वो ऑलरेडी जनरली जो बना हुआ होता है, तो उसके अंदर रिस्क जो है, आम आदमी का रिस्क जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड रहेगा, कि ऐसा नहीं कि किसी का पैसा लगे। दूसरा ये प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर आएगा ये सिस्टम। तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ये कि आम आदमी को फाइन ट्यून समझ नहीं होता है कि ये मैं अगर प्रॉपर्टी में लगाऊंगा तो क्या पता मेरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में हैं, बड़े प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट किया जाता है, तो आप देखेंगे रीट जो है, रीट के जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे जनरली दे विल बी ए कंप्लीट प्रोफेशनल। क्या इस क्षेत्र में इसके आने से क्या ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ सकती है? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गैप रहा है जिसको लेकर इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्री के बीच में एक बड़ा ब्रिज है। क्या इस ब्रिज को, क्या ये इस गैप को ब्रिज कर सकता है? बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जिस तरह सेबी के अंदर स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग होता है, उसी तरह जो आप इक्विटी लेंगे रीट्स के अंतर्गत, वो उसकी भी ट्रेडिंग होगी, उसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, उस पे भी मार्केट में वो उसके भी रिजल्ट्स आएंगे, मार्केट में उसके भी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो उसमें उसका कंसेप्ट यही है कि रियल एस्टेट में एक तो बैंकों के ऊपर प्रेशर कम करना रीट्स ला करके, और जो कॉमन लोग हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, चर्चा अभी हमारी जारी है। रियल एस्टेट पर हमारी महा कवरेज चल रही है जी बिजनेस पर। आप कहीं जाइएगा मत, और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी हैं, वो भी अपने कुछ सवाल एक्सपर्ट के सामने रखेंगे। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। रियल एस्टेट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं बजट में, उसका हम जायजा ले रहे हैं और उसके आपके लिए क्या मायने हैं वो आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन रहेजा साहब और अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कई व्यूअर्स भी हैं। और इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, अगले प्रश्न की ओर पहले रुख करते हैं जो व्यूअर की तरफ से है। आप प्लीज़ बताइए, सवाल बताएं। सर, मेरा नाम महेश कुमार है और मेरा सवाल ये है कि ये रीट में जो बदलाव किया गया है, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इसमें ये ट्रांसपेरेंसी इस क्षेत्र में बढ़ेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और इंक्रीज होगा। इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये है, इसका अभी बदलाव नहीं हुआ, एक नया आयाम जोड़ा गया है, एंगल जोड़ा गया है। उसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और वो सेबी के द्वारा गाइडेड होगा। अगर किसी आम आदमी के पास रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बजट नहीं है, मान लिया 20 लाख का घर है, 30 लाख का घर है, हमारे पास 30 लाख नहीं है, तो कैसे हम 2 लाख रुपया भी रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्ट करें कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ हो और जो ग्रोथ में मिलता है वो मिलते रहे। इसका मुख्य पर्पस ये है। दूसरा पर्पस है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में नहीं आ रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए। आपका भी एक सवाल है, आप पूछना चाह रहे थे? मेरा सवाल मिस्टर अनिल शर्मा सर से है, और सवाल है कि जो रेट्स इंट्रोड्यूस किया गया है स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट्स, अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको इंट्रोड्यूस किया, तो दैट वाज लाइक उसमें बताया गया है कि थ्रू दिस बिल्डर्स कैन मेक कैपिटल एंड दैट विल इन्फ्लुएंस द मार्केट आफ्टर दैट। तो हाउ कम बायर्स विल गेट बेनिफिटेड इन दिस? तो इट्स जस्ट लाइक ए स्टॉक मार्केट। अगर आपने रीट्स में इन्वेस्ट किया तो आपका जो उसमें जो होल्डिंग्स होगा रियल एस्टेट रीट्स के अंतर्गत, सपोज आपके पास 1 लाख कैपिटल है, आपने 1 लाख उसको इन्वेस्ट किया, और अगर जो जिसे हम पैरामीटर्स देखते हैं स्टॉक मार्केट में कि आज किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का प्राइसेस बढ़ गया, तो अगर उस पोर्टफोलियो का प्राइस बढ़ जाएगा
तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको जाएगा। इस बजट के बाद आपसे जो इंडिविजुअल्स हैं क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हम देख रहे हैं सर्विस टैक्स के फ्रंट पर जो है रेट्स में इजाफा नहीं हुआ, उसको जस का तस रखा गया है, या इनफैक्ट अगर होता तो शायद उसको पास ऑन होता। अगर ये कुछ पॉजिटिव रहा है क्षेत्र के लिए तो इंडस्ट्री फिर किस तरह से उसके अगर कुछ बेनिफिट्स हैं या इनफैक्ट क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए, आप आगे किस तरह का रोड मैप दिखाना चाहेंगे, आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, आगे की राह कैसी होगी, इससे क्या सिग्नल्स मिले आपको बजट से? आप ये देखें कि 45 डेज के अंदर अंदर जो बजट को जिस तरीके से बनाना, जो बेस्ट तरीके से बनाया जा सकता था उतने शॉर्ट पीरियड में बनाया गया है। लेकिन ये बिल्कुल एक सरकार का इंटेंट जो है वो उसको क्लैरिफाई करता है कि भाई आगे सरकार का इंटेंट ये है कि हर एक आम आदमी घर खरीदे, और उस इंटेंट की तरफ ये इनका जो लिमिटेड टाइम में जो फर्स्ट स्टेप्स थे वो इन्होंने लिए हैं। उसके लिए तो क्या कुछ करना होगा, वो गोल हम देख रहे हैं 2020 वो गोल को लेने के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप जो सरकार को करना है, इसके बाद जो करना चाहिए वो चाहिए कस्टमर का, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट तो किया, लेकिन कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी चाहिए। ये जो अगर वो आज एक घर लेता है तो उसकी एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगी, उसके अंदर कोई गलत काम नहीं होगा। दूसरा, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न देगी। ऐसा नहीं कि आप एक घर बुक करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जी वो प्रोजेक्ट पे स्टे हो गया क्योंकि वहाँ पे फार्मर्स ने क्लेम कर दिया, या प्रोजेक्ट पे स्टे हो गया क्योंकि जी वहाँ पे एनजीटी आ गया, एक बीच में बिल्डिंग पोजीशन के लिए तैयार हो गई है लेकिन एनजीटी बीच में आके खड़ा हो गया, जी आपने इसको सेंचुरी के अंदर बना दिया। ये जिस तरीके से क्लियरेंस मैकेनिज्म्स को ओवर द ईयर्स हमारी सरकार के हर एक मिनिस्ट्री ने और हर एक मिनिस्ट्री में हर एक डिपार्टमेंट ने ये रास्ता ढूंढा पिछले कई सालों में कि वो कैसे उसके अंदर टांग अड़ाए कि काम ना करने दे। राइट सर, ये इंपॉर्टेंट है, हम आपका रुख करते हैं इसमें। उसको सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस अगर लेके आ जाते हैं और ऑनलाइन ले आते हैं, उसके बाद चेंज या क्लेम कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इसमें सर और लीगली भी उसके अंदर बीच में इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। पूरी आप डायलॉग के साथ बनाएं। ये रियल एस्टेट का रोड मैप है, इस तरीके से प्रोजेक्ट क्लियर होगा, ये कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये कंडीशंस हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये है, एएसआई से ये है, माइनिंग से ये है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट, मतलब सारी चीजों को आप एक बार ही पकड़ लें। ये क्योंकि इसमें ये काफी क्लियरेंसेस उसको लेकर तमाम इश्यूज भी रहते हैं, लैंड टाइटल इश्यूज को भी आप डिफाइन करें। राइट, हम आपसे भी इस पर रिएक्शन लेंगे, आगे किस तरह से मूव करना चाहिए, क्या आपकी तरफ से विश लिस्ट होगी पोस्ट बजट भी इनफैक्ट। दूसरा, हम आपका रुख करते हैं, कुछ व्यूअर्स के सवाल ले लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई अगला प्रश्न प्लीज, किस तरह से आप पूछना चाह रहे हैं? यस प्लीज बताइए। मेरा नाम इमरान खान है और मेरा सवाल हमारे एक्सपर्ट से है, जो नई मतलब 100 स्मार्ट सिटीज़ बनने जा रही हैं वो कैसे बनेंगी, और अगर बन भी जाती है तो इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा भी आ जाता है तो इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, गवर्नमेंट को उसकी प्लानिंग कर देनी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जितनी भी हाउसिंग इंडस्ट्री है या एजुकेशन है या हेल्थ है, उसके लिए तो लोग बैठे हुए हैं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चूँकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी लगनी है, वहाँ पे जितने भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे मेट्रो हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे उसके लिए तो इन्वेस्टर्स आर तैयार बैठे हुए हैं। तो पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल बजटरी आउटले कर दिया है, फॉर्मल बजटरी आउटलेट उन्होंने कर दिया है जी। अब जो जितने भी लोग, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब वो आएंगे और स्मार्ट सिटीज जो है, स्मार्ट सिटीज एक विजन है। मैं बताता हूँ आपको, जितना पैसा 100 स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए चाहिए, ऐसा कोई हमारे गवर्नमेंट में बजट में या इनकम में कोई प्रावधान आज की डेट में नहीं है। लेकिन हमारे देश में 540 मिलियन यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, जिनको हमने प्रोडक्टिविटी में यूज़ करना है। उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें उनके लिए एक वर्किंग इकोनॉमिक हब्स को क्रिएट करना है। उन इकोनॉमिक हब्स को जो क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग भी चाहिए। तो ये एक बड़ा मिक्स, ये कंसेप्ट बड़ा इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है जी। आप जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक हब्स बनाने की बात कर रहे हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप
फ्रेट कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? राइट साहब, ये जिसकी जो इन्वेस्टमेंट ये जो मोबिलिटी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगी, इसी के अराउंड आप देखेंगे ये आपस में क्रॉस फंडिंग करेंगे एक दूसरे को। जस्ट नॉट अ सिटी कंसेप्ट, It is an economic concept to give people employment and to growth. क्योंकि वर्ल्ड में एक्सपेक्टेशंस टेक्नोलॉजी अब डिफरेंट है। आज आप बोले कि दिल्ली में आप सारी चीजें करना चाहें, मुंबई में करना चाहें, वहाँ तो फ्लड आ रही है, पानी नहीं। राइट, आइए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अभी पॉपुलेशन 2 गुना हो जाएगी 2030 तक, तब क्या होगा? जी, तो ये इसमें तमाम और पहलू हैं। इनफैक्ट जैसे आपने जिस तरह से मेंशन किया था, ये जो गोल जो सेट किए गए हैं उसको आगे मूव करने में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, और उसमें आप किस तरह से चाहेंगे आगे का रोड मैप पूरा तैयार किया जाए? आप कुछ सजेशन दे रहे थे, आपका हम रुक करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल प्लीज। मेरा नाम विश्वजीत है जी। मैं पूछना चाहता हूँ, जो रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए नेशनल बैंक से 8,000 करोड़ रुपए दिए गए, तो इससे क्या सस्ता होगा? देखिए अभी क्या हो रहा है कि हर कोई आदमी काम की खोज में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भाग रहा है, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर से उतना प्रोडक्शन मिलता नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है पूरे दुनिया में अब, और आदमी उम्मीद तो पूरी करता है कि जो वो देखता है कि मैं भी ऐसी लाइफ जीऊँ, उस लाइफ को परस्यू करते करते जो लोग हैं अपने गांवों से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। अब गांवों के अंदर जो ऑलरेडी है, आप देखें तो टॉयलेट्स तक भी नहीं है, ओपन डिफेकेशन है। हमारा कंट्री में मैक्सिमम परसेंटेज जो अभी तो 60% प्लस जो लोग हैं ओपन डिफेकेशन करते हैं, उनको सिविलाइज कर दे अगर, तो ऐसा लगता है कि हम अपने शहरों के ऊपर जो फर्दर बर्डन है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। रूरल हाउसिंग का जो मतलब है, मेन पर्पस है रूरल हाउसिंग है कि आप वहाँ पे अच्छे घर बने, स्ट्रक्चर्ड हाउसिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इसी में आप बता सकें, उसी में ही उनको थोड़ा सा जो नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू जो है उसको फंडिंग और सपोर्ट मिले, ताकि वो वहाँ पे आप ऑर्गेनाइज्ड और सिविलाइज्ड हाउसिंग लोगों को दे पाए। अनिल साहब, आप बताएं फिर ये जो आगे करना है इस गोल तक, इसमें रहेजा साहब ने कुछ सजेशंस दिए हैं कैसे मूव किया सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, कैसे मूव किया जाए, क्योंकि टारगेट एम्बिशियस है और इसको आगे बढ़ने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका काफ़ी बड़ी होगी। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्योंकि ये क्लियरेंसेस की बात कर रहे थे, उसमें तमाम इश्यूज रहते थे जिसकी वजह से काफ़ी कुछ रुकता था उसमें, और उसके बाद काफ़ी डिलेज होते थे। तो ये अब नई गवर्नमेंट को इतना मैंडेट मिला है, इससे आपकी किस प्रकार की उम्मीद है, क्या चाहते हैं? देखिए, जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस इन्होंने बजटरी प्रोविजंस किए हैं, उसके बाद थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। जो हम लोगों ने कहा कि एक तो इंडस्ट्री को, जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको एक इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाए, उससे बहुत सारी फिनेंशियल जो इम्बैलेंस है उसको लेकर बेहतर होता है। क्यों इतनी अप्रीहेंशंस रहती हैं, क्यों इंडस्ट्री, क्योंकि आप इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतना बड़ा ये क्षेत्र है, इसको लेकर कंफर्ट लेवल क्यों कम है? एप्रीहेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग जीडीपी के बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि ये पहले ये कंसेप्ट नहीं था। अभी जो गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट आया इस बजट के माध्यम से, उसमें मुझे नहीं लगता अब कोई दूरी रह गई कि अब इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा नहीं दिया है। दूसरा जो आपकी राय में ये भी लेना चाहूंगी, अभी तक हम बात करें केवल अच्छी चीज़ों की, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी शायद रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से देखा जाए कुछ हाथ लगे। जैसे SEZ की अगर हम बात करें, मैट पे ऐसा लगा था कि शायद कुछ एक अनाउंसमेंट आएगी, लेकिन उसमें कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं आई, वो एक डिसअपॉइंटमेंट। और कुछ आप उसको हम डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहेंगे, उसको हम अपनी मांग के रूप में रखना चाहेंगे कि अभी हमने देखा 100 SEZ फॉर वोमेन, आपने देखा होगा बजट में 100 SEZ वोमेन के लिए है। उसका विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा कि उसमें क्या उन्होंने दिया है। लेकिन हाँ, हम लोग ये जरूर चाहते थे कि जो SEZ इंडिया में ऑलरेडी है उसके अंतर्गत ATI के अंतर्गत जो SEZ में जो टैक्स बेनिफिट्स थे उसको इनकरेज करने की मांग हम लोग को है। ATIB की मांग हम लोग को करने की है, क्योंकि वो अफोर्डेबल होम्स को सपोर्ट करता है। ये सारे हमारे मुद्दे हैं अभी भी जो हम लोग मांग रहे हैं, और जो अभी आदरणीय वित्त मंत्री जी का बयान आया है, उन्होंने बोले ये एनफ नहीं है। हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर को भी ठीक उसकी कम्प्लेक्सिटी को भी ठीक कर रहे हैं, और हम लोग इसको लिबरलाइज भी कर रहे हैं। अच्छा रैजा साहब, इसमें आप लैंड एक्विजिशन को कैसे देखते हैं? वो जो पीछे उसमें बदलाव हुए हैं, उससे क्षेत्र पर जो इम्पैक्ट हुआ है, आप उसमें क्या देख रहे हैं आगे, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट को ये अमेंड नहीं करेंगे जी, या प्रैक्टिकली ठीक नहीं करेंगे, तो इस देश में ना तो स्मार्ट सिटीज बन सकते हैं, ना कोई SEZ बन सकता है, ना हाईवेज बन सकते हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकती है। ये
जस्ट पुश किया गया है माइंडलेसली। पहले आप बात करते हैं कि 80% एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए 80% लोगों का कंसेंट चाहिए। कैसे होगा, कैसे होगा? यहाँ एक परिवार के अंदर एक मकान बेचने के लिए आपस में कंसेंट नहीं हो पाता फैमिली का। आप क्या उसको और ब्यूरोक्रेटिक और डिफिकल्ट बना रहे हैं? पूरी गवर्नमेंट इस रीथिंक कर रही है, कुछ रिविजिट किया जा रहा है, क्या आपको फीडबैक मिल पा रहा है इस मोर्चे पर? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इसको पूरा का पूरा रिविजिट करना चाहिए। हमारा जो पहला मैं ये नहीं कहता कि किसानों के साथ बिल्कुल बैलेंस करें आप चीज़ों को, मार्केट डायनामिक्स के साथ उसको अलाइन करके चलें। आप एक अपने अंदर एक सपना बना दें, जो सपना जो है वो हकीकत बन ही नहीं सकता, और उस सपने को आप एक्ट की तरह लेके चल पड़ेंगे तो वो नहीं होगा। क्योंकि यानी 2022 तक का जो टारगेट रखा है उसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट को जो है R&R एक्ट जो है उसको कंप्लीट रिविजिट करने की जरूरत है और उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ले जाना चाहिए। लैंड्स स्मार्ट सिटीज के लिए हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की हब्स के लिए हो या SEZs के लिए हो या किसी भी फॉर्म में हो जो कंट्री की ग्रोथ के लिए चाहिए। आप वेस्ट लैंड्स को, आप पूरे कंट्री की लैंड्स को डिजिटाइज करके मैप करें। वेस्ट लैंड्स को जो है आप उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करें, ना कि प्रोडक्टिव लैंड्स को करें। चर्चा भी हमारी जारी रहेगी। रजा साहब एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। महा कवरेज हमारी जारी है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश। रियल एस्टेट सेक्टर का हम जायजा ले रहे हैं इस सेशन में, और हजरत साहब मौजूद हैं, अनिल जी भी हैं। अनिल साहब, हम जो लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे थे, और इनफैक्ट आप गवर्नमेंट से जब इंटरेक्शन हुआ है, नई गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स किस तरह से दिख रही हैं? देखिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट की स्पष्ट राय है। पहले भी हम लोगों ने डिबेट किया था, अभी भी करते रहे हैं, उनको अपनी बातें अपने एसोसिएशन के माध्यम से पहुंचाते आ रहे हैं। लेकिन दो बातें निकल करके आ रही है। रहेजा जी ने भी कहा कि लैंड एक्विजिशन में दो चीज़ें हैं, प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एंड पर्पस ऑफ एक्विजिशन। पर्पस के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर्पस हमारा कवर होता है। जो प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन है उसको चेंज करने की बात है, और वो पॉलिसी मेकर्स उसको मान रहे हैं और वो अमेंड करेंगे भी, क्योंकि उसके बिना फिर आगे कोई भी किसी भी सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो कितने % लोगों को बेनिफिट करने जा रहा है? हमारे टोटल अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर पूरे कंट्री के लैंड मास का अभी तक सिर्फ 2.3 to 4% जो है वो टोटल लैंड है। बाकी जो लैंड है उसके ऑनर्स वो आपके कॉमन मैन है। तो 2.3% को आप कितना भी बढ़ा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगले 7-8 साल में आप उसको 4% तक ले आएंगे। यानी कि बैलेंस जिनकी लैंड एक्विजिशन होनी है वो दैट लैंड मास इज हार्डली 1 to 1.5%। ओके, उस 1.5% को जब आप डबल रेट पे कंपनसेशन देंगे सिटीज में, और 4 गुना कंपनसेशन किक स्टार्ट में ही आप 2 गुना से 4 गुना कॉस्ट कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट को बियर कौन करेगा? ये आम आदमी बियर करेगा। सौरभ, कुछ दर्शक भी उनसे बात तो 99% लोगों को जो है डिसएडवांटेज पे लेके जाएगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको फीडबैक है उसमें पॉजिटिवली कमेंट आगे मूव करें। प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन इज गोइंग टू चेंज। ओके, अगला प्रश्न। नमस्कार, मेरा नाम आशीष भट्ट है। मेरा सवाल अनिल शर्मा जी से है कि आम आदमी जो अपनी सेविंग्स से बचा के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या इस बजट में ऐसा कुछ है कि प्रोजेक्ट्स डिले ना हो और टाइमली कंप्लीट हो? देखिए, वैसे तो ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल पॉलिसी का मुद्दा है, लेकिन इस बजट में एक चीज़ का जरूर प्रोविज़न है कि अगर किसी कारण से डिलेज, अगर फिनेंशियल कारण से डिलेज हो रहा हो या कोई छोटे मोटे कारणों से डिले हो रहा हो, उसको रिड्रेस किया गया है और उसका प्रभाव भी हम लोगों को दिखने लगा है। आप देखेंगे 2, 4, 5, 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट डिलेज पे गवर्नमेंट इतनी सीरियस होगी और वो बिल्कुल डायरेक्टली कंज्यूमर के हित में जाएगा। कोई भी डेवलपर या कोई भी इंडस्ट्री का आदमी नहीं चाहता है कि प्रोजेक्ट डिले हो। इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जिस तरह से कुछ हम बात करते हैं, रेट्स जैसे कदम लिए गए हैं, और क्या किया सकता है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उसमें टेक्नोलॉजी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और उसमें स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए वाया सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हो रहा है। ये जो गैप है जो हम बात कर रहे थे, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? इंडस्ट्री की तरफ से भी क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? आप बाकी जो इस क्षेत्र में प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि अपना जो स्टाइल है उसको इंट्रोस्पेक्ट करें?
क्योंकि ग्रो करना है तो सबको एक साथ करना है। सबसे पहला ज़रूरी जो है, बजट से किक स्टार्ट कर देना चाहिए था, और अभी भी अगर हो सकता है तो कर देना चाहिए। एक छोटा सा माइनर बजट दें कि सारे की सारी प्रोसेसेस को ऑनलाइन, क्लियरेंस प्रोसेसेस को ऑनलाइन कैसे लाएंगे, डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्लीट लैंड, कंप्लीट मास्टर प्लानिंग एंड ऑनलाइन क्लियरेंस मैकेनिज्म में कि क्लिक ऑफ द बटन पे आप सारा चीज़ आप लोड कर दें और आपका प्रोजेक्ट क्लियरेंस, अगर सब कुछ ठीक है तो आपको घर में बैठे मिलेगा। अगर ये कर दें तो 20 से 30% की सेविंग आम आदमी को हो सकती है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 0.000 भी अगर मैं 3% बोलूँ तो उतनी भी नहीं होगी, लेकिन जो सेविंग होगी कॉस्ट के ऊपर अल्टीमेटली वो ये निकल के आएगी। इंडस्ट्री पहला की तरफ ये, से कनेक्ट करने के लिए दूसरा टैक्स, आपने इतने एक ही टैक्स को, एक आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपको स्टेट ले रही है, एक सेंटर ले रहा है। आप वैट भी ले रहे हैं, रियल एस्टेट के ऊपर आप वैट भी ले रहे हैं, WCT भी ले रहे हैं, सर्विस टैक्स भी ला रहे हैं, PF भी ला रहे हैं, ये अरे आप लेबर सेस ला रहे हैं, माइनिंग सेस, अरे आप इतने सारे, आप इतने विंडोज पे किस किस डिपार्टमेंट के पास समझाएं। एक पहलू बताएं, आप एक लीजिए ना, एक स्टेट में टैक्स लीजिए, एक सेंटर में टैक्स लीजिए, आगे अपने आप बांटिए। इन्होंने गवर्नमेंट में, हमने देखा जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उस समय टैक्स टेररिज्म का बड़ा जोर शोर से बात हुई थी। बीजेपी की मैनिफेस्टो में था हम टैक्स टेररिज्म को एंड कर देंगे, हम इस पर बात भी कर रहे थे और इसमें ओवरऑल काफी उम्मीदें थी कि इस फ्रंट पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्री को, उसको थोड़ा एड्रेस करने के लिए किए जाएंगे। क्या वो एक उसको किस तरह से लेके जा सकते हैं? 40 दिन का समय था, अभी बहुत सारे जो इश्यूज थे उसको एड्रेस करना था, लेकिन जो मोटिव, जो थॉट, जो विजन देखते हैं और जो हम लोग सुनते हैं या हम लोग कभी इंटरेक्ट भी करते हैं सभी लोगों से, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। इट्स वेरी सिंपल, टैक्सिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और इन पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर जो मल्टी सेक्टरल ग्रोथ को बढ़ावा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रियल एस्टेट हो या और इंडस्ट्रीज हो, ये सारे सेक्टर्स को। अभी एक बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, जिसे आपने पहले कहा था, ई गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। अभी हमें मॉडर्नाइज्ड वे में कंस्ट्रक्शन कैसे करें उसके लिए भी बजट में प्रोविजन है, लेकिन लोगों ने उसको थ्रेडवेयर नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ तक का अगर कोई इंडस्ट्री आप लगाते हैं तो उसमें आपको 3 साल 15% 3 साल के लिए आपको सबवेंशन है। आप लगाइए, प्रीकास्ट इंडस्ट्री लगाइए, सीमेंट की इंडस्ट्री लगाइए, टाइल्स की इंडस्ट्री लगाइए और इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करिए। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटेलिजेंटली उसको टाई अप किया गया है, इंटेलिजेंटली उसको मल्टी सेक्टोरल बनाया गया है। राइट। तो इस क्षेत्र के सामने एक और बड़ा इशू रहा है स्किल सेट। आपको जिस तरह का मैन पावर चाहिए वो मैन पावर आना, उसको रिटेन करना भी टफ है। अब मनरेगा के चलते वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, तो स्किल सेट अट्रैक्ट करना भी मुश्किल होता है। उसके लिए क्या जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, स्किल इंडिया की बात हो रही है, क्या देख रहे हैं आगे का रोड मैप? वो कितना इंपॉर्टेंट पहलू है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के ऊपर जो है, अगर आम आदमी की इनकम बढ़ानी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आप बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है पेमेंट नहीं कर सकता उसको, क्योंकि कंपटीशन है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने सिर्फ स्किल से ही हो सकता है। हमारे देश में अगर हम जनरली देखें तो हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल प्रोसेस कंस्ट्रक्शन की है उसके अंदर एक महीने से पहले आप एक मंजिल ऊपर नहीं जा सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आप प्रीफैब या इंस्टीट्यूट वॉल और प्रीफैब कंस्ट्रक्शन करें टेक्नोलॉजी बेस्ड, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप स्किल डेवलपमेंट करें तो आपकी यही प्रोडक्टिविटी 3 गुना हो जाती है, बल्कि 4 गुना भी हो जाती है। अब अगर 4 गुना प्रोडक्टिविटी निकलती है तो आप एक आदमी को जो काम कर रहा है जी, उसको आप 2 या 3 गुना उसमें से दे सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो की है इस देश में। आज हमारे पास 540 मिलियन यंग आदमी है, या तो अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। स्किल डेवलपमेंट इज द की फॉर ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री। राइट। या सर, मेरा नाम सुचेंद्र सिंह। सर, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है सर, जब रियल इस्टेट के लिए इतना अच्छा बजट है तो मेरी प्रॉपर्टी के रेट कितने हाइक होने की संभावना है सर? आपकी प्रॉपर्टी हाइक होनी चाहिए या नीचे होना चाहिए? नहीं, बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, क्या संभावना है? देखिए, दो बातें हैं। रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है उसमें जो अभी पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक ऐसे क्लास की है जो अभी तक वो डिप्राइव रहा है। देखिए, जो लोअर सेगमेंट है उसको तो वेलफेयर स्टेट में हम लोग कई तरह के स्कीम्स देते हैं। जो अपर सेगमेंट है उसको ज़रूरत नहीं है। जो मिडिल सेगमेंट है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो 55% है हमारे देश में।
और वो उनकी अफोर्डेबिलिटी जब तक उनके पास रहेगी तब तक वो घर खरीदेंगे, है ना। जो ट्रेड करना है अब डेवलपर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए या किसी और के लिए, मैं नहीं एज ए बिजनेसमैन और एज ए रियल एस्टेट डेवलपर और एसोसिएशन प्रेसिडेंट, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि रियल एस्टेट में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो सेलेबिलिटी कॉस्ट है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि हमारा डिमांड बढ़े, हम जरूर चाहते हैं कि हमारे मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़े। अच्छा रहीजा साहब, आपको क्या लग रहा है, हम अगले प्रश्न की ओर मूव करें, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी पर थोड़ा चेक हो और इन्वेस्टर्स की साथ साथ रिटेल में हम देख रहे हैं जो इन्वेस्टर्स इनफैक्ट जिस तरह से आते हैं उसमें एंड यूजर्स का पार्टिसिपेशन और बढ़े, उसके लिए किस तरह से आप देख रहे हैं सो दैट ये जो बजट में जो प्रावधान किए गए हैं ये एक्चुअल में प्रमोट ही आम आदमी को किया। आपने देखा, आपने एक मकान की बात की है, 2 या 3 या 5 मकान खरीदने के लिए कोई आपके पास कोई आपको इंसेंटिव नहीं है, तो आम आदमी को घर देने की बात की है। आप ये बता सकें इस बजट के बाद इंडस्ट्री क्या कहना चाहेगी? मेरे ख्याल से इसमें सप्लाई साइड को इन्होंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, और अगर सप्लाई साइड अच्छी हो जाती है तो प्राइसिंग अपने आप कंट्रोल में रहती है। रहीजा साहब, यहाँ पर एक और दर्शक है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? I have one more question to our real estate captain and management group, Anil Sharma sir. So question is like today's agenda is totally on the budget which was introduced by Finance Minister. So it's like, can you please give me a short summary on 3 points? This budget from builder's point of view, this budget from buyer's point of view, and this budget for economics, or you can say employment point of view. How this will impact for the coming 1 year? What's it? And just in brief, sir. As I told you that रियल एस्टेट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मल्टी सेक्टरल ग्रोथ, सो अगर इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड नाउ दे हैव क्रिएटेड ए प्लेटफॉर्म दैट दिस सेक्टर विल ग्रो। द मोमेंट इट ग्रोज देयर वुड बी ए ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड होम बाइंग वुड बी ईजियर। अगर हमारे पास चीप फाइनेंसेस होंगे तो हम घर आपको चीप देंगे, हमारे पास चीप बिल्डिंग मटेरियल होगा तो हम आपको चीप घर देंगे। सो इसलिए जो तीनों सवाल आपके हैं इस बजट में तीनों का रिड्रेसल है। ये मैं नहीं कहूँगा अभी तुरंत कि ये तीनों का परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन इस तीनों का रिड्रेसल है और इस तीनों के लिए एक रोड मैप दिया गया है और मुझे लगता है कि इन कमिंग ईयर्स थिंग्स वुड इम्प्रूव ड्रेस्टिकली। तो इतना ही समय था, आप दोनों का ही शुक्रिया करना चाहेंगे। नवीन रहीजा साहब, थैंक यू वेरी मच, मैनेजिंग डायरेक्टर रहीजा डेवलपर्स। अनिल शर्मा साहब, आपका भी शुक्रिया, सेम डे अमरपाली, आप दोनों का ही धन्यवाद कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पल्लवी रियल एस्टेट में जो अनाउंसमेंट्स हुई उसके तमाम पहलुओं को हमने एनालाइज करने की और व्यूअर्स के लिए इसके क्या मायने हैं उनके समक्ष रखने की कोशिश की। लेकिन सौरभ, भी महा कवरेज हमारी जारी है, 5 बजे तक लगातार हम हर सेक्टर पर बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि बजट में क्या मिला है आपको। लेकिन फिलहाल रियल एस्टेट स्पेशल में इतना ही। अब हमारे सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।